सुप्रभात बच्चों। मैं चंदन कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, मकतपुर उच्च विद्यालय, पुनः कक्षा 9 के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूं। आप सभी प्यारे बच्चों का इस वीडियो क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पहले क्लास में देखा कि कैसे यूरोप में समाजवाद का प्रचार प्रसार हुआ। अन्य विचारधारा के भी लोग थे, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। रूसी क्रांति 1917 से पहले क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी। हमने आपसे 5 होमवर्क किए थे, आपने अवश्य उसे बनाया होगा। मैं उनका पुनः प्रश्न कर रहा हूं और उसका आंसर करूंगा, आप उसे मिलान करेंगे। मेरा पहला प्रश्न था, रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर है रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। मेरा दूसरा प्रश्न था, समाजवाद क्या है? इसका उत्तर है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी संपत्तियां हैं, सभी पर सबों का एक समान अधिकार। मेरा तीसरा प्रश्न था, रूढ़िवादी कौन थे? इसका उत्तर है रूढ़िवादी विचारधारा के लोग प्रारंभ में यानी 18वीं सदी में समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन आगे चलकर 19वीं सदी तक वे यह मानने लगे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अतीत का भी आदर और सम्मान करते हुए, और परिवर्तन हो लेकिन उसकी प्रक्रिया धीमी हो। मेरा अगला प्रश्न था, रूस की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषकों की थी, किसानों की थी? इसका उत्तर है लगभग 85%। मेरा 5वां और अंतिम प्रश्न था, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका उत्तर है दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स और उसके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने की। तो अब हम लोग पिछले घटनाओं के आगे के भाग को देखेंगे कि जैसे हमने बताया था कि रूस की क्रांति से पहले के वर्षों की क्या स्थिति थी, वहां के समाज कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां के समाज 3 भागों में विभाजित थे। समाजवादियों ने मिलकर वहां पर 1898 में एक अपना संगठन बनाया और उसके माध्यम से वो लोगों ने वहां पर अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, किसानों को एकजुट किया और हड़ताल के लिए उन्हें तैयार किया। उसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अगली कड़ी को देखते हैं। तो 1905 की क्रांति, 1905 उस समय की स्थिति को हम लोग पहले देखेंगे कि वहां पर निरंकुश राजशाही था, यानी राजा का शासन था और वो राजा निरंकुश था। निरंकुश कहने का तात्पर्य कि एक ऐसी सत्ता या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, उसे निरंकुश सरकार कहा जाता है। तो ऐसी ही सरकार, ऐसे ही राजशाही की उस समय स्थापना हुई। इसी प्रकार का वहां पे शासन हुआ। उदारवादियों ने इस प्रकार की व्यवस्था को, निरंकुश राजशाही की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए।
उदारवादियों को अपने इस आंदोलन को चलाने में वहां के राष्ट्रवादियों और सक्रिय मुस्लिम सुधारकों का भरपूर सहयोग मिला। यहां पर एक टर्म आएगा जदीदी। जदीदी कौन है? तो रूस के वैसे सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को जदीदी कहा जाता था। रूस में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को जदीदी कहा जाता था। तो इन सबों ने उदारवादियों को राजा के विरुद्ध में आंदोलन में सहयोग दिया। इस समय रूस की क्या स्थिति थी? तो इस समय वहां की आर्थिक व्यवस्था पर जब देखते हैं तो वहां पर वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ रही थी। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी। लोगों के वेतन में, यानी जो काम के बदले पैसा मिलता है, उसमें 20% की कमी आ रही थी। काम के घंटे अधिक थे, काम अधिक समय तक लिए जाते थे और उसकी तुलना में उनको मजदूरी कम दी जाती थी। काम अधिक, पैसे कम। उनकी कार्य स्थिति भी काफी तनावपूर्ण थी, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया था। कार्य स्थिति कहने का मतलब कि जिस फैक्ट्री, जिस कारखाने, जिस उद्योग में वो काम कर रहे हैं, वहां की परिस्थिति, वहां पर रहना, वहां का काम करना, इन सबों की स्थिति में कोई तरह का सुधार नहीं था। इस तरह का आक्रोश वहां के मजदूरों में, फैक्ट्री श्रमिकों में व्याप्त थी। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी पृष्ठभूमि में वहां पर 1905 ईस्वी में एक क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत एक घटना से हुई जिसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में एक पादरी गैपोन की अगुवाई में, 1905 ईस्वी में पादरी गैपोन की अगुवाई में, के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस, मजदूर लोग एक जुलूस लेकर विंटर पैलेस यानी जार का महल, हमने बताया था कि रूस के राजा को जार कहा जाता था, तो उस जार के महल जो विंटर पैलेस में था, वहां पर पादरी गैपोन के नेतृत्व में एक जुलूस जा पहुंचा अपनी कुछ मांगों को लेकर। जैसा कि हमने चर्चा किया कि काम के घंटे अधिक हैं, हमें मजदूरी नहीं दी जा रही है, मेरी कार्य स्थिति ठीक नहीं है, इन सबों के सुधार हेतु वे लोग एक जुलूस के चक्कर में वहां पहुंचे। जैसे ही वे जार के महल के पास पहुंचे, जार ने अपने सैनिकों को आदेश किया कि उन पर गोलियां चला दी, और गोलियां चला दी गई, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहासकारों ने इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहा है, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी, तो इसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। 1905 ईस्वी की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत इसी घटना से हुई। ये घटना हुई, उसके बाद इस घटना ने बाकी लोगों में क्रांति का रूप दे दिया। सारे देश में हड़ताल हुए, विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे, विश्वविद्यालयों में ताले लगा दिए गए। इस प्रकार से बहिष्कार किया जाना लगा। वकीलों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने अपना एक यूनियन बनाना शुरू कर दिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया और अपनी विरोध को जताने लगे। स्थिति यह हुई कि 1905 ईस्वी में क्रांति जब शुरू हुआ तो जार ने निर्वाचित संसद या ड्यूमा
के स्थापना की घोषणा की। यानी अब वहां पर रूस में एक निर्वाचित संसद होगा जिसे ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा नाम दिया रूस के संसद एक बनेगा। इसके गठन पर रूस के राजा ने सहमति दे दी। यानी 1905 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम हुआ रूस में एक निर्वाचित संसद यानी ड्यूमा का स्थापना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध इसका काल है 1914 से 1918 तक, 1914 टू 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला। इस युद्ध में दो गुट थे। एक गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की व अन्य। दूसरा गुट जो था उसमें मुख्य देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस व अन्य मुख्य देशों का नाम है। ये दो गुटों में आपसी टकराव हुआ प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में रूस का राजा जार, उसको रूस की जनता का समर्थन मिला। रूस की जनता ने जार का समर्थन किया। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींचता गया, समय बढ़ता गया, युद्ध लंबा चलने लगा, तैसे में जार ने ड्यूमा में मौजूद पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। ड्यूमा यानी रूस का संसद, वहां पर जो पार्टी थे उन सबों से जार सलाह लेता था युद्ध के मामले में। धीरे धीरे उसने सलाह लेना छोड़ दिया। तब क्या हुआ कि उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। यानी जो निर्वाचित संसद है, आप उससे राय मशवरा नहीं ले रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जनता जो है वो जार पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसको समर्थन देना भी छोड़ दिया। स्थिति ये हुई रूस में कि वहां पर जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ी। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो इसके विरुद्ध में जर्मनी था, वो सबसे बड़ा शत्रु था रूस का। तो वहां के लोगों में जर्मनी के विरुद्ध में, जर्मन लोगों के विरुद्ध में वहां पर काफी प्रतिक्रिया हुई और वे लोग विरोधी हुए। और ऐसे समय में जो जार की पत्नी थी जरीना अलेक्जेंड्रा, जरीना, जार की पत्नी का नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा। वो कहां की थी? जर्मन मुल्क की थी, जर्मनी की थी। उसने अपना एक सलाहकार रखा था। जरीना ने अपना एक सलाहकार रखा था जिसका नाम था रासपुतिन, रासपुतिन, जो कि एक भ्रष्ट पादरी था। इसे अपना उसने सलाहकार रखा था। इसने राजशाही को, माने इसके करतूतों ने राजशाही को, राजा के शासन को जनता की नजरों में एकदम गिरा दिया। जनता भी देख सोचने लगी कि इतना भ्रष्ट आदमी यह शासन पर इतना हावी है, तो जनता का भी मन राजा से उठने लगा। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। जर्मनी की सेना रूस से टकरा रही थी। वैसी स्थिति में जर्मनी की बहुत बड़ी आबादी जो है, जो सेना के रूप में थी वहां, वे मारे गए। और जब बहुत बड़ी संख्या सेना की डैमेज हुई, मारे गए, तो वैसे में उनका मनोबल भी टूटने लगा। देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कैसे रूस को प्रभावित करता है। सेना का मनोबल टूटने लगा। और एक आंकड़ा है कि 1917 तक आते आते 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए। 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए। तब क्या हुआ कि रूस की सेना पीछे हटती आ गई, युद्ध से पीछे होती गई। और अपने पीछे हटने के क्रम में उसने जितने भी फसल लगे हुए थे खेतों में,
और जो भी भवन थे मार्ग में वो सभी को नष्ट कर दे। यानी वापसी में जो फसल थे, जो भवन थे, वो सारे वे नष्ट कर दे। क्यों? ताकि उसके जो दुश्मन हैं वहां पर न टिक सके, न छुप सके, नहीं रह सके, इसलिए वे साफ करते हैं। परिणाम ये हुआ कि 30 लाख से अधिक लोग, जिनके घर टूटे, जिनका भवन क्षतिग्रस्त हुआ, जिनका फसल कटा, वैसे लोग शरणार्थी बन गए, वैसे लोग भटकने लगे। सैनिक भी अब तक जो है वो लड़ने की स्थिति में नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि अब लड़ाई हो और हम लोग उसमें जाएं। इसका प्रभाव उद्योगों पर भी बहुत ज्यादा पड़ा, उद्योग धंधों पर पड़ा। देश में श्रमिकों की कमी आ गई। मैंने अभी कहा 70 लाख लोग मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में जब रूसी सेना मारी गई तो देश में जो काम करने वाले लोग थे वे लोग सेना में चूंकि चले गए, मारे गए। इसलिए क्या हुआ कि वहां पर श्रमिकों का घोर अभाव हो गया। वर्कशॉप्स बंद हो गए, यानी वस्तुओं का उत्पादन बंद हो गया। खाद्यान्न की कमी हो गई, यानी फसलों की कमी हो गई। रोटी और आटा के लिए लोग दर दर भटकने लगे। वहां पर हिंसा हो गई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई रूस में। इस प्रकार का प्रभाव पहला विश्व युद्ध का रूस पर पड़ा। रूस की आबादी पर, रूस की सामाजिक स्थिति पर। अब हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति 1917। अब हम लोग 1917 ईस्वी की फरवरी में हैं। फरवरी 1917 की घटना के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेट्रोग्राद एक शहर, कहाँ का? रूस का। आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति कहां से शुरू हुई? पेरिस से। वैसे ही अगर सवाल यहां होता है कि रूस की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो इसका आंसर होगा पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति वास्तव में 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत थी। हम लोग सबसे पहले उस समय इस शहर की क्या स्थिति थी, पेट्रोग्राद में आखिर क्यों हुई फरवरी में क्रांति, क्या स्थिति थी वहां पर, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो वहां पर क्रांति हो गई। 1917 में पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत खराब थी। फिर से वही सारा कुछ, वहां पर खाद्य पदार्थ की भारी कमी हो गई थी। फरवरी का महीना था, काफी मात्रा में ठंड और बर्फबारी हुई थी, जिसने फसलों को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण खाने के लाले पड़ गए, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई। जार ने, जिसकी चर्चा हुई कि उसने ड्यूमा का गठन किया था, जब उसे भंग करने की कोशिश की तो लोग इसका विरोध करने लगे। स्थिति को देखते हुए जार ने सोचा कि क्यों न ड्यूमा को भंग कर दिया, संसद को समाप्त कर दिया, तो लोग इसका विरोध करने लगे। और 22 फरवरी 1917 को एक कारखाना में तालाबंदी कर दिया गया। एक फैक्ट्री में ताला मार दिया गया। कब? 22 फरवरी को। अगले दिन यानी 23 फरवरी 50 कारखाने इसके समर्थन में हड़ताल पर चले गए। यानी जिस एक कारखाना ने हड़ताल किया उसके समर्थन में अगले दिन 50 कारखाना हड़ताल पर चला गया। और ताज्जुब की बात यह है कि सभी हड़ताल आंदोलन का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इन सबों की नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। यही कारण है कि आगे चलकर ये 22 फरवरी का दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया और मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी। ठीक है। तो आंदोलन किस रूप में बढ़ा आगे? इन लोगों ने क्या किया, जो हड़ताली लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं,
ये लोगों ने शासकीय इमारतों को घेर लिया, यानी जो राजा के शासन के सरकारी जो आवास हैं, जो भवन है, उन सबों को इन लोगों ने घेर लिया। और जब इन लोगों ने भवनों को घेरा तब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, यानी लोग आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, एक जगह सभा नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया और राजा ने घुड़सवार, सैनिक, पुलिस सबों को तैनात कर दिए। क्यों? जो प्रदर्शनकारी हैं उस पर नजर रखने के लिए कि लोग कोई तरह का हिंसा नहीं करे, कोई तरह का ये लोग लूटपाट नहीं मचाए, क्रांति नहीं करे, इसके लिए उसने पुलिस को और घुड़सवार सैनिकों को नियुक्त कर दिया। और 22 फरवरी को हुई थी, चूंकि 25 फरवरी को सरकार ने वास्तव में पीमा को बर्खास्त कर दिया, यानी संसद को बर्खास्त कर दिया। और जब संसद को बर्खास्त कर दिया तो अगला दिन यानी 26 फरवरी को सभी प्रदर्शनकारी जितने भी आंदोलन करने वाले थे सभी एक जगह जमा हो गए। और उसके एक दिन बाद यानी 27 तारीख को पुलिस मुख्यालयों को घेर लिया गया और पुलिस मुख्यालयों को घेर कर सबों को तहस नहस कर दिया गया। जब राजा ने आदेश दिया कि तुम घुड़सवार सैनिकों को कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओ, तो घुड़सवार सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे यह मानते थे, वैसा उनको लगता था कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनसे मिल गए। जो सैनिक थे वो लोग जाकर उससे मिल गए, इनकार कर दिया। अगले दिन यानी 28 तारीख को, अगले दिन जो प्रदर्शनकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल था, यानी जैसे कुछ लोग जैसे प्रदर्शन करते हैं तो क्या होता है, जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि तुम कुछ वैसे प्रतिनिधि को भेजो, अपने में से कुछ नेताओं को, नेतृत्व करने वालों को भेजो, उनसे बात करें। तो उनका प्रतिनिधि मंडल राजा से मिला और ऐसे में सैनिक कमांडर जो लोग थे, सैनिक कमांडर थे, उन लोगों ने भी सुझाव दिया जार को, यानी रूस के राजा को, कि वो राजगद्दी छोड़ दे। तो जार इन सैनिक अफसरों का बात मानकर वास्तव में उसने गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च का दिन है वो, 2 मार्च 1917, जब रूस के जार ने, रूस के राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार का गठन किया गया, एक अंतरिम सरकार बनाया गया जिसने एक संविधान सभा का निर्माण किया जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चुनाव से जिसके सदस्य निर्वाचित होते थे। यानी एक संविधान सभा द्वारा अब इस अंतरिम सरकार के माध्यम से रूस में शासन चलाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि फरवरी 1917 में इस पेट्रोग्राद में शुरू हुई इस क्रांति ने बहुत ही निर्णायक मोड़ दिया रूस के इतिहास में, बहुत बड़ी भूमिका अदा की वहां के राजनीतिक क्षेत्र में, वहां की व्यवस्था में। और 1917 के फरवरी में राजशाही को गद्दी से उतारकर उसने एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस फरवरी 1917 के बाद रूस की स्थिति क्या थी, क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या घटनाएं। यहां पर हम लोग लेनिन के बारे में भी बात करेंगे। फरवरी 1917 के बाद की स्थिति। अभी हमने कहा कि 1917 का परिणाम हुआ कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कौन लोग थे? सैनिक अफसर, भूस्वामी, उद्योगपति, यही लोग उसमें प्रभावशाली थे, यानी यही लोगों का वर्चस्व रहा। उदारवादी, समाजवादी ऐसा चाहते थे कि जल्द से जल्द रूस में एक निर्वाचित सरकार का गठन हो। वे उदारवादी जो थे, समाजवादी, वे इस तरह की सरकार नहीं चाहते थे। उनका सोच था
कि वहां पर एक निर्वाचित सरकार बने, यानी जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो उनका सरकार बने। और ऐसे ही समय में अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता, बोल्शेविक दल के नेता लेनिन, जो कि निर्वासित थे यानी देश से जिन्हें बाहर निकाला गया था, वे वापस लौटे। यह मुख्य व्यक्तित्व, मेन पर्सनालिटी का बात हो रहा है लेनिन, रूस का लेनिन। लेनिन 1917 में जो निर्वासित थे वे अब वापस रूस लौटे। और लेनिन जब वापस आए उसके पूर्व ही यानी 1914 ईस्वी से ही वहां के जो बोल्शेविक लोग थे, बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, वे लोग आंदोलन करते आ रहे थे। आप समझिएगा बच्चों, मैंने कहा पहले कि 1917 में निर्वासित नेता लेनिन वापस रूस लौटा। उसके पहले 1914 ईस्वी से ही वहां के बोल्शेविक पार्टी के लोग आंदोलन को करते आ रहे थे, युद्ध की खिलाफत कर रहे थे। जब लेनिन वापस लौटा वहां से तो उन्होंने अपना 3 बयान दिया। ध्यान से सुनेंगे, लेनिन ने अपना 3 बयान दिया। पहला दिया उसने कि युद्ध समाप्त किया जाए, ये जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त किया जाए। दूसरा, सारे जमीन किसानों के हवाले कर दिए गए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब कि जो बैंक हैं वे सभी सरकारी नियंत्रण और स्वामित्व में आ जाए। ये 3 मांग था उनका। पहला, युद्ध समाप्त किए जाए। दूसरा, कि सारे जमीन किसानों को दिए जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और लेनिन की इन्हीं 3 मांगों को अप्रैल-थीसिस कहा जाता है। लेनिन के इन्हीं 3 मांगों को अप्रैल-थीसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार की विचार को सुनकर कि युद्ध समाप्त किया जाए, बोल्शेविक पार्टी के अंदर अधिकतर लोगों को हैरानी हुई। एकदम कहानी के जैसा सुना कि ये तो अजीब सी बात है। लेनिन कहते हैं, जो हमारे नेता हैं, कि युद्ध समाप्त किए जाए, तो कैसे होगा? तो ऐसे में बोल्शेविक पार्टी के अधिकतर नेता जो हैं उनमें अजीब सा भाव पैदा हुआ। वो लेनिन के समर्थन में मानसिक रूप से नहीं रह पाए और उन्होंने सोचा कि फिलहाल जो है लेनिन का साथ न देकर हमें अंतरिम सरकार का ही समर्थन देना चाहिए। जो अंतरिम सरकार बनाया गया था फरवरी 1917 के बाद, हमें उसी का साथ देना चाहिए। लेकिन आने वाले कुछ समय में जो घटनाएं हुई उसने बोल्शेविकों का मानसिक स्थिति को बदल दिया। फिर क्या हुआ? फिर से वही स्थिति उत्पन्न हुई। फिर मजदूर आंदोलन बढ़ा। मजदूर आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, फैला। फैक्ट्रियों में कमेटियां बनाई गई और ये कमेटियां जो हैं अब क्या है कि मालिकों से, फैक्ट्री का जो मालिक होते थे उनसे तौर तरीकों पर प्रश्न करने लगे। कैसे होगा, कैसे काम होगा, कैसे आप वेतन देंगे, कैसे आप उनका रहने खाने का व्यवस्था करेंगे, इन सबों पर वे प्रश्न करने लगे। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी। इस तरह की स्थिति अब जो है उसमें उत्पन्न होने लगी। और जैसे जैसे अंतरिम सरकार कमजोर पड़ा, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसे देखकर जो सरकार है उन्होंने दमन का प्रयास किया और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शनी को बुरी तरह कुचला गया। यानी जो बोल्शेविकों ने जो आंदोलन किया था, जो विशाल प्रदर्शन किया था, जो रैली की थी, उसे सरकार ने एकदम कुचल दिया। कई बोल्शेविक नेता जो थे उनको भागना पड़ा, उनको छिप जाना पड़ा जाकर। इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई वहां के राजा ने किया। ये था क्या फरवरी के बाद की स्थिति थी। अब हम क्रांति के मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो अक्टूबर 1917 की क्रांति, और इसने फिर क्या परिवर्तन लाया
इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो अभी हमने कहा कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों में टकराव हो गया। जब दोनों के बीच टकराव बढ़ गया, दमनात्मक कार्रवाई हुई, तो लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का नेता था उनको डर हो गया कि ये जो अंतरिम सरकार है वो धीरे धीरे तानाशाही ना हो जाए। तानाशाही कहने का मतलब कि वो लोगों पर अपना जबरन शासन, दमन और सैनिक कार्रवाई करके लोगों को दबाने कुचलने की जो है प्रवृत्ति न उनमें विकसित हो जाए, तानाशाही ना हो जाए। ऐसी स्थिति से लेनिन भयभीत हो गया और सितंबर 1917 में लेनिन ने इस अंतरिम सरकार के विरुद्ध में अपना संगठन को, अपने विद्रोह को प्रारंभ करना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी कि अब कैसे इस अंतरिम सरकार को डैमेज किया जाए, इसको हटाया जाए, इसको समाप्त किया जाए। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को एकत्र कर लेनिन ने क्या किया, सैनिक और बोल्शेविक लोग, बोल्शेविक विचारधारा के लोग, सबको उसने जमा किया और एक क्रांतिकारी समिति बनाई गई। क्रांतिकारी समिति बनाई गई और इस समिति ने 24 अक्टूबर 1917 को रूस में क्रांति का प्रारंभ कर दिया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। क्रांतिकारी समिति जो बनाई गई थी उसने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर दिया। यानी इस कमेटी ने अब पूरा अपना आक्रोश को चरम पर ले गए। ये सभी अब विरोध की अवस्था में आ गए, विरोध के मूड में आ गए। और शाम ढलते ढलते यानी 24 अक्टूबर के शाम तक यह समिति जो है पूरा शहर को अपने नियंत्रण में कर लिया और बाकी जो शहर थे यानी पेट्रोग्राद के अलावा जो शहर थे उस पर भी कब्जा जमाने का प्रयास किया। दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई और दिसंबर तक पूरा मास्को, पेट्रोग्राद तथा अन्य क्षेत्र पर भी बोल्शेविकों का विजय हो गया। ये 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति थी, जिसमें लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी समिति बनी और उस क्रांतिकारी समिति ने पूरे रूस में बोल्शेविकों का प्रभाव कायम किया। यानी अब रूस पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण या कब्जा हो गया। तो जब इसका नियंत्रण हो गया तो फिर क्या क्या बदलाव रूस में आए, क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब क्या परिवर्तन आ रहा है जब वहां पर अंतिम सरकार का समाप्ति हो गया, तो ऐसी स्थिति में रूस पर अब बोल्शेविकों का क्या क्या असर दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि सबसे पहले बोल्शेविक जो हैं वे निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वे समाजवादी विचारधारा के थे और समाजवादी विचारधारा में कोई नहीं कहता कि किसी का संपत्ति पर पूरा अधिकार हो। तो ये निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ है, यानी किसी को भी अपना संपत्ति नहीं होना चाहिए। पहले यही था कि जमींदार जो है, उद्योगपति हैं, पूंजीपति, उनके पास अकूत संपत्ति होता था, सबों पर उनका स्वामित्व था। अधिकतर बैंकों, उद्योगों का नवंबर यानी 1 महीने के बाद होते होते तक राष्ट्रीयकरण होने लगा। यानी अब बैंकों पर, उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होने लगा। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। बोल्शेविक नेताओं ने इस प्रकार के परिवर्तन लाए, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जमीन को। कृषकों को सामंतों की भूमि पर कब्जा करने की पूरी अनुमति दी गई, पूरी छूट दे दी गई कि अब जो भी किसान हैं वो सामंत लोगों के जमीन पर जाकर कब्जा कर ले, बांट लें। और शहर में जो बड़े बड़े मकान थे, खूब आलीशान महल थे, वे उनके लिए क्या किया गया कि उसके जो मकान मालिक थे उसको जितना उस घर में जरूरत है उतना भाग को छोड़कर शेष अन्य भाग जो जरूरतमंद लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनमें बांट दिया गया। यानी बड़े लोगों का घर भी बंटवारा कर दिया। अभिजात वर्ग जो थे, जो बड़े लोग थे, उन लोगों को जो पदवी धारण की दी गई थी, पहले पदवी दिया गया था, वो सबों पर रोक लगा दिया गया।
सभी जो है समाप्त कर दिए गए। और बोल्शेविकों ने बदलाव दिखे रूस में, उसके लिए क्या किया कि सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी, ताकि ऐसा होने लगे कि पहले से अब बदल गया है, वर्दी बदल गया, मतलब ड्रेस बदल गया, मतलब नया शासन का ये ड्रेस है, बोल्शेविक पार्टी का ये ड्रेस है। इस प्रकार का व्यवस्था किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। गुप्तचर पुलिस, जिसका नाम यहां पर गौर करेंगे, चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी, ये सभी गुप्तचर पुलिस का गठन किया गया और इसे बोल्शेविक नेताओं ने उसे वहां रखा। वैसे लोग जो बोल्शेविक पार्टी के लोगों की आलोचना करते थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने लगे। रूस के बहुत से लेखक, कलाकार बोल्शेविक पार्टी के विचारधारा से काफी आकर्षित हुए और वे भी इनसे आकर जुड़ गए। तो ये सभी इफेक्ट्स, ये सभी प्रभाव, परिणाम रूस में इस अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने वहां पर लागू किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूस में किस प्रकार से वहां गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध अगला टॉपिक। अभी हमने कहा कि बोल्शेविक पार्टी का जब वहां शासन हुआ तो उसने किसानों को कहा कि सारे जमीन आपस में बांट दो। तो जमीन का जब पुनर्वितरण, फिर से बांटने का जब बात हुआ, तो वैसे में रूस की सेना भी टूटने लगी। क्यों? क्योंकि रूस के अधिकतर सैनिक किसान थे। तो क्या हुआ, वे लोग सेना छोड़कर घर लौटने लगे, ताकि उनका जमीन जो है ना छीन जाए और किसान उनके जमीन को ना हड़प लें। इसके लिए वे सेना से लौटने लगे। और उदारवादियों और जो गैर बोल्शेविक हैं, राजा के समर्थक हैं, ये सभी जो है बोल्शेविक पार्टी के नेताओं के साथ गृह युद्ध कर रहे हैं, यानी ये सभी में युद्ध शुरू हो गया। और इसमें जो गैर बोल्शेविक लोग हैं, जो राजा के समर्थक लोग हैं, उनको फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऐसे शक्तिशाली देशों का उन्हें समर्थन मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उनको यह डर था कि यह जो समाजवाद रूस में फैल रहा है, कहीं यह रूस से बाहर यूरोप के अन्य देशों में भी इसका फैलाव न होने लगे, प्रचार प्रसार न होने लगे, लोगों में इस प्रकार की भावना न उमड़े। इसके लिए उन लोगों ने वहां पर जो एंटी सोशलिज्म जो था, जो समाजवाद और या बोल्शेविक पार्टी के विरुद्ध में जो लोग थे, उनका समर्थन देना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों में, बोल्शेविकों में और बोल्शेविक विरोधियों में गृह युद्ध शुरू हो गई। लूटपाट हुई, डकैती हुई, भूखमरी हुई, बहुत बड़े पैमाने पर छा गई, हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हुई। और ये सभी चीजें रूस में इस तरह से हो गई कि पूरा रूस जो है आपस में डिस्टर्ब हो गया। अब इस गृह युद्ध का क्या असर है और कैसे समाजवादी समाज का निर्माण रूस में हो रहा है, इसे अब हम लोग देखेंगे। तो जब गृह युद्ध छिड़ गया, तो ऐसी स्थिति में भी बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंक, ये सबों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, यानी सरकारीकरण जारी रखा। और ऐसे में वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए रूस में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने शुरू कर दी। यानी अब आर्थिक क्षेत्र में विकास कैसे हो, इसके लिए भी उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और किसानों को जमीन पर कृषि की छूट दी गई, या वो फ्री है कि जाओ तुम कोई भी जमीन पर खेती कर सकता है। और इस तरह का वहां पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, यानी शिक्षा पर भी जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों में फैक्ट्री के जो मजदूर थे, उनके लड़के, उनके युवा वहां पर पढ़े लिखे, उसके लिए उसकी व्यवस्था की गई। और विश्वविद्यालयों में भी किसान, मजदूर, श्रमिकों के परिवार के लोगों को प्रवेश का मौका दिया गया। सस्ती स्वास्थ्य सेवा बहाल की गई, यानी वहां पर मेडिकल का इंतजाम किया गया।
मजदूरों के लिए रिहायशी मकान बनाए गए, इस प्रकार का व्यवस्था किया गया। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी इसके परिणाम सभी जगह एक जैसे नहीं रहे। प्रयास तो बहुत किया, बोल्शेविक दल के नेताओं ने, समाजवादियों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास उनका हर जगह लागू नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि सभी जगह पर सरकारी संसाधन एक जैसे नहीं थे, कहीं कम कहीं ज्यादा थे। यानी सीमित सरकारी संसाधन के कारण इनकी जो योजनाएं हैं वे विफल रहे। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिनवाद 1927-28 के आसपास फिर से रूस में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हो गया था। बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था अनाज का 27-28 के आसपास। घटना को समझेंगे ध्यान से। तब सरकार ने उसकी कीमत निर्धारित कर दी कि यह सामान इतना रुपया में बिकेगा, वो सामान इतना रुपया में बिकेगा। इसका दाम सरकार ने तय कर दिया, लेकिन किसान उस कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थे, उनको उनसे नुकसान हो रहा था। तो क्या किया उन्होंने? अपने सामानों को रोक दिया, बेचने ही नहीं लगे कि जब बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो लेनिन, बोल्शेविक पार्टी का जो नेता लेनिन था, उसके बाद जो कमान संभालने वाले थे वे थे स्टालिन। बोल्शेविक पार्टी का अगला कमान संभालने वाले थे, उनका नाम है स्टालिन। उन्होंने इस स्थिति को निपटने के लिए कठोर कदम उठाए। ऐसी स्थिति जब अनाज की हो गई कि वो बेचने ही नहीं लगे, जब सरकारी जो तय किया गया कीमत, तो उन्होंने इसके लिए कठोर कदम उठाए। और वैसे लोग जो उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर अनाज को नहीं बेच रहे थे, उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और 1928 में बोल्शेविक पार्टी के कुछ लोगों ने उन क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया और पता लगाने लगे कि कहां पर लोग अनाज के उत्पादन के खरीद बिक्री में बाधा डाल रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया? जाकर किसानों से जबरन अनाज खरीदने लगे और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारने लगे। यहां एक शब्द आता है जो कुलक, कुलकों के ठिकाने पर छापे मारने लगे। यानी कुलक किसे कहा जाता है? तो रूस में धनी किसानों को कुलक कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुलक, रूस के धनी किसानों को कुलक कहा जाता था। जब वहां पर बोल्शेविक पार्टी के नेताओं जो है ने कुलकों के ये ठिकानों पर छापे मारे, जब उन्हें कमजोर किए, इसके बावजूद भी अनाज की कमी जब बनी रही, तब खेतों में सामूहिकीकरण का निर्णय लिया गया। अब हम लोग देखेंगे सामूहिकीकरण। स्टालिन ने तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां पर सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया और ऐसा तर्क दिया गया कि 1917 में क्रांति के बाद जो किसानों के बीच जमीन का बंटवारा किया गया था वो बहुत छोटे छोटे थे और यही कारण है कि अनाज की यहाँ कमी है। खेत बहुत छोटे छोटे हैं, उत्पादन होता नहीं उस तरह से, इसलिए यहाँ पर अनाज की इतनी कमी है। तो परिणाम क्या हुआ कि स्टालिन ने अपने इस कार्यक्रम के तहत वहां पर आधुनिक खेत बनाए गए, मशीनों की मदद से औद्योगिक खेती किया गया, मशीन का सहारा लिया गया, कुलकों का सफाया किया गया। बड़े बड़े जो किसान थे, धनी किसान वहां के, जिन्हें कुलक कहा जाता था, वे लोगों का ही पूरा वर्चस्व था खेती बाड़ी और किसान खेती की व्यवस्था पर, उनको साफ खत्म कर दिया गया और किसानों से भी जमीन छीनना इन्होंने प्रारंभ कर दिया जो छोटे छोटे खेतों में बटे हुए थे। और 1929 ईस्वी से पार्टी ने समस्त किसानों को, सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया। सामूहिक खेत जिन्हें कोल खोज कहा जाता है, सामूहिक खेत में काम करने का आदेश दिया। इसका बहुत ही विरोध हुआ किसान, लेकिन जो जो किसान इसकी विरोध किए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी स्टालिन के सामूहिकीकरण के बाद भी
उत्पादन में कोई खास बढ़त नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 के बीच और पैदावार जो है वो खराब हुआ, क्योंकि और उसी समय सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। यानी ये सामूहिकीकरण का कार्यक्रम को प्राकृतिक प्रकोप ने भी असफल कर दिया। इस प्रकार से रूस की क्रांति की घटनाओं का समापन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या है, यानी इसका रूस पर और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह हमारा आखिरी टॉपिक है। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और शासन चलाया, उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। यानी जिस प्रकार से रूस में सत्ता स्थापित किया, जैसे घटनाएं हुए, जैसे विद्रोह किए और जिस तरह से इन्होंने सत्ता हथियाया और शासन किया, यह पैटर्न, यह तरीका यूरोप के अन्य देशों को अच्छा नहीं लग रहा था। वहां के जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें यह नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन एक चीज है यहाँ कि इस प्रकार की समाजवादी विचारधारा से दुनिया के लोगों में आशा जग गई रूस की क्रांति से, और बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार की विचारधारा पर लोग ज्यादा आकर्षित होने लगे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक हैसियत मिल चुकी थी। पूरे विश्व में इसने अपनी जगह जमा ली। तो हम यहाँ एक चीज निष्कर्षता कर सकते हैं कि रूस, जो प्रारंभ में हमने चर्चा किया था कि औद्योगिक मामले में काफी पिछड़ा देश था, यह विश्व के नक्शे पर छुपा हुआ था, वह देश अपने इस समाजवादी विचारधारा के कारण, इन बोल्शेविक नेताओं के कारण, उसे विश्व के नक्शे पर एक प्रमुख शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का अंत हुआ, लेकिन जैक द्वारा लिए जाने वाले पैटर्न में हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जितना टॉपिक्स पर अभी चर्चा हुआ, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम अब चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रूप ऐसा होता है कि प्रश्न दिए होते हैं और उसमें 4 विकल्प होते हैं, उनमें से आपको एक चुनना होता है और उसे OMR में आंसर करना होता है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो उत्तर है इसका 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार की घटना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका उत्तर है पादरी गैपोन। अगला प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक पार्टी का एक प्रमुख नेता था। कोल खोज किसे कहा जाता था? तो रूस में सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। कूलक कौन थे? इसका उत्तर है रूस के धनी किसानों को कूलक कहा जाता था। चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी क्या था? चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी क्या था? आंसर है रूस में गुप्तचर पुलिसों को चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस क्रांति के द्वारा रूस में समाजवादियों ने अपनी सत्ता संभाली? इसका उत्तर है 1917 की अक्टूबर क्रांति। स्टालिन कौन था? इसका उत्तर है स्टालिन बोल्शेविक पार्टी का एक नेता था जो लेनिन के बाद अपने नेतृत्व को संभाला। किस वर्ष
स्टालिन ने सामूहिक खेतों यानी कोलखोज में किसानों को काम करने का आदेश दिया? आंसर है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है पेट्रोग्राद से। अगला प्रश्न है, रूस की उस महारानी यानी जार की पत्नी का नाम बताएं जिसका सलाहकार रासपुतीन नाम का एक भ्रष्ट पादरी था। इसका उत्तर है जरीना अलेक्जेंड्रा। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा परीक्षा का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए पाठ को गहराई से और एक एक बिंदु पर देखते हुए महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, तथ्य हैं और ईयर्स हैं, वो सब पर आप विशेष जोर देंगे, वो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं होमवर्क आपको देने जा रहा हूं। मेरे 5 प्रश्न आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसे आप कॉपी पर नोट करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे इसके उत्तर पर। पहला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की घटना के बारे में हमने भी बताया कि यह घटना 1905 ईस्वी में हुई थी। पादरी गैपोन के नेतृत्व में एक जुलूस श्रमिकों का जार के महल पास विंटर पैलेस में पहुंचा। उसने वहां पर उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। इतिहासकारों ने इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहा है। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस क्या है? तो लेनिन ने अपने 3 बयान दिए। पहला, युद्ध समाप्त किए जाए। दूसरा, सारे जमीन किसानों के हवाले कर दिए जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेनिन के इन्हीं 3 प्रमुख मांगों को उनकी अप्रैल थीसिस कहा जाता है। जदीदी कौन थे? तो रूस में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को जदीदी कहा जाता है। कोलखोज किसे कहा जाता था? हमने बताया कि स्टालिन ने 1929 ईस्वी में रूस में सामूहिकीकरण का घोषणा किया, यानी खेत लोग सामूहिक खेतों में खेती करेंगे। तो उन्हीं रूस के सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। कूलक कौन थे? रूस के धनी किसानों को कूलक कहा जाता था। इस प्रकार आप इन सभी होमवर्क को घर पर बनाएंगे। यह अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में, अगले वीडियो क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।